Unit 5, India through the eyes of a foreigner. Before we begin, let us understand the meaning of the word foreigner. Foreigner किसे कहते हैं? Foreigner कोई भी वो शख्स होगा जो किसी और कंट्री में जाकर काम करे या वहाँ पर कुछ अपना वक्त बिताए. जैसे हम सब इंडियंस हैं, अगर हम सब अमेरिका चले जाएं तो हम वहाँ पर फॉरेनर के जैसे ट्रीट किए जाएंगे. या अगर कोई इंडिया के बाहर से कोई भी कंट्री से, यानी अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, अगर इंडिया में आ जाए कुछ दिनों के लिए तो हम उसे इंडियन नहीं कहेंगे, हम उसे फॉरेनर कहेंगे. तो अब ये जो लेसन है इंडिया थ्रू द आइज़ ऑफ अ फॉरेनर, इस लेसन में मार्क ट्यूली जो इस लेसन के राइटर हैं वो इंडिया को विज़िट करते हैं बार बार और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनको इंडिया में कौन सी चीज़ें अच्छी दिखी और उनको क्या पसंद आया इंडिया में, इंडिया के कौन से तौर तरीके उनको अच्छे लगे. इसी बात पर, इसी टॉपिक पर उन्होंने एक पूरा का पूरा लेसन लिख दिया. लेट अस स्टार्ट नाउ. I soon realized that it was not going to be difficult to get involved in India. From day one, I was surrounded by friends. The friends my predecessors introduced me to, the staff of All India Radio, the members of the press club, and my new neighbors. Many are still good friends. It's through them that I have become involved in their country. Now, when I am asked why I am staying on, I reply because of my friends. तो मार्क ट्यूली फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जब वो इंडिया को विज़िट किए या इंडिया को आए पहली बार, तो उस वक्त उन्होंने यहाँ इंडिया में बहुत से दोस्त बना लिए या उनके बहुत से दोस्त बन गए. और उनके साथ काम करने वाले जो ऑल इंडिया रेडियो, जो क्या बोलते हैं, प्रेस क्लब था, या एक रेडियो का जो स्टेशन होता है, रेडियो का चैनल होता है, वो था. तो वहाँ पर जो काम करने वाले थे, प्रेस क्लब वाले, उनके पड़ोसी, ये सब लोग उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए. और ये सब उनके दोस्त बनने की वजह से वो इंडिया से एकदम अटैच्ड हो गए. और जब भी इनको पूछा जाता कि तुम अभी क्यों रुके हो, इतने और ज़्यादा दिन क्यों रुके हो, तो वो सीधा सीधा रिप्लाई कर देते कि मैं अपने दोस्तों की वजह से रुका हुआ हूँ, इसी वजह से मैं अभी तक इंडिया को छोड़कर नहीं गया. Now let us go for the second paragraph. That of course is not only part of the truth. I am drawn to India by its beauty, particularly its natural beauty. Recently, I was beside a campfire in the Great Himalayan National Park, watching the snow-covered mountains glitter in the sunset. A week later, I was in Kerala, in the extreme south, sitting in my bathing trunks, looking out over the Arabian Sea as the sun slid like a great red dome below the horizon. There are the smells of India too, which evoke such nostalgia. There is the dry scent of early summer in Delhi, as the blue jacarandas, the scarlet gulmohars, and the other trees come into flower, the sweet smell of the queen of the night, and the freshness of the first of pine tree in the foothills of the Himalayas after a long, hot, and dusty drive across the plains. There are the folk songs and the classical music with ragas that start with such austerity and end in ecstasy. सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर राइटर ने इंडिया की नेचुरल ब्यूटी के बारे में हमको बताया. नेचुरल ब्यूटी का मतलब होता है कुदरती ब्यूटी. जैसा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रिसेंटली वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में थे, तो वहाँ पर उन्होंने माउंटेन्स को देखा, हिमालय माउंटेन्स को, और वो ऐसा दिख रहा था कि कुछ ग्लिटर फॉर्म में, ग्लिटर्स जैसा हम यूज़ करते हैं डेकोरेट करने के लिए ग्लिटर पेन्स, वैसे उनको माउंटेन्स दिख रहे थे एकदम डेकोरेटिव. और वो माउंटेन्स किससे डेकोरेटिव दिख रहे थे? स्नो से, बर्फ़ से, क्योंकि हिमालय माउंटेन्स स्नो से कवर्ड होते हैं. और एक हफ्ते के बाद केरला में राइटर ने अरेबियन सी की तरफ देखा
और सनसेट का वक्त था, सनसेट का वक्त यानी सूरज डूबने का वक्त था। तो उस वक्त सूरज उनको एक बहुत रेड डोम के जैसा दिखा, जैसा गुंबद होती है, गुंबद को डोम कहा जाता है, तो एक बहुत बड़ी गुंबद के जैसा दिखा। और जब वो डूब रहा था तो बहुत ब्यूटीफुल लगा उनको। और इंडिया के अलग अलग फ्लावर्स की खुशबू के बारे में भी यहाँ पर राइटर ने हमको बताया। और लास्ट 2 लाइन्स में यहाँ के इंडिया के क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में, जैसा राग होती हैं, तो ये पूरे जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस राइटर को देती थी, यानी राइटर को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। लेट्स गो फॉर द थर्ड पैराग्राफ। There are the great epics and the love poetry. There's the art of Pradhan tribe in central India, which occupies the whole of one wall of my flat. There's the color of the festivals, the solemn dignity of the courtyards of the great mosque, filled with line after line of worshippers bowing their heads in prayer, and colorful informality of the pujari performing in the evening rites in a Hindu temple. There is the sound of praise singing the Sikh scriptures carrying across the water of the sacred tank in which the golden temple stands. तो यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में राइटर जिक्र कर रहे हैं बहुत से रिलीजियंस का। जैसा इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर तरीक़े के लोग, हर मज़हब के लोग रहते हैं, और यहाँ पे हर मज़हब के लोगों का अपना अपना तरीक़ा होता है वर्शिप करने का, खुदा की इबादत करने का। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जिक्र किया गया है कि जो फॉर्मल तरीक़े से या डिग्निटी के साथ मस्जिद में एक के बाद एक सफ़े बनाकर, जमात बनाकर नमाज़ पढ़ी जाती है, एक साथ जो है सजदे में जाते हैं, एक साथ रुकू में जाते हैं, तो ये चीज़ को यहाँ पर बयान की गई है। फिर यहाँ पर पुजारी जो होते हैं वो लोग जैसा टेंपल में पूजा करते हैं शाम के वक्त, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। इनके साथ साथ जो सिख होते हैं, सिख गोल्डन टेंपल में अपना कुछ प्रेयर्स या उनके स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर राइटर ने बताया है। राइटर का इन सब बातों का जिक्र करने का मतलब ये है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने अपने तरीक़े से रहते हैं। There are the great monuments of India. I have never known anyone to be disappointed by the Taj Mahal or the forts of Rajasthan. There are fresh cooked parathas for breakfast in the open air dhabas or restaurants along the Grand Trunk Road, and there's the delicacy of a vegetarian thali or tray in Gujarat. थर्ड पैराग्राफ के लास्ट लाइन्स में राइटर ने जिक्र किया ग्रेट मॉन्यूमेंट्स का। ग्रेट मॉन्यूमेंट्स इज़ नथिंग बट जो पुराने ज़माने की बहुत ही खूबसूरत मज़बूत इमारतें जो बनाई गई थी राजाओं के ज़रिए, उनको हम क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। तो इंडिया का सबसे बेहतरीन, सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट है ताजमहल। इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और द फोर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में भी बहुत से फोर्ट्स हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर राइटर बताते हुए कहते हैं कि कोई भी अगर ये मॉन्यूमेंट्स को देख ले तो वो डिसअपॉइंट नहीं होगा, वो खुश होगा, वो इतने खूबसूरत हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर राइटर जिक्र करते हैं पराठास का। पराठे जो होते हैं नॉर्मली जो हम खाते हैं, तो यहाँ पर इंडिया में ढाबाज या रेस्टोरेंट्स में बहुत से पराठे मिलते हैं जो राइटर को बहुत अच्छे लगते हैं। और गुजरात में वेजिटेरियन थाली मिलती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, पराठा और वेजिटेरियन थाली का जिक्र किया गया है। लास्ट पैराग्राफ, ऑल दीज kept me in India, but they are not whole. It would need a poet to describe what India means to me, and I am no poet. I can only say that I am not alone among foreigners in believing there is nowhere like India and no people like Indians. I am perhaps more unusual for a foreigner in that I have been accepted as a part of India. लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर मार्क ट्यूरी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो इंडिया की बहुत अच्छी हैं, लेकिन
सिर्फ इतना ही नहीं है जिसकी वजह से मैं इंडिया में रुका हुआ हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए एक पोएट की ज़रूरत होगी और मैं पोएट नहीं, मैं एक राइटर हूँ। तो सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ जितनी चीज़ें लेसन में हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों की वजह से नहीं, बाकी दूसरे बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इंडिया को पसंद करते हैं और इंडिया में रुके हुए हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वो एक अकेले फॉरेनर नहीं है जो ये समझते हैं कि इंडिया के जैसा मुल्क कहीं नहीं। ऐसे बहुत से फॉरेनर्स हैं जो इंडिया की ग्रेटनेस को समझते हैं और इंडिया सबसे बेहतर कंट्री है एंड हम इंडियंस के जैसे लोग कहीं पर भी नहीं मिलते। और यहाँ पर लास्ट लाइन से पोएम ये कंक्लूड करते हुए लेसन को ख़त्म करते हैं कि इंडिया में उनको एक फॉरेनर नहीं समझा जाता, बल्कि इंडिया में उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। उनको ऐसा फील होता है कि वो भी एक इंडिया के पार्ट हैं, इंडिया उनसे अलग नहीं है। थैंक यू सो मच।